पे चीज़ें थी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हल्की बुद्धि के लोग करेंगे तो दोस्तों इसको गलत कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि हमें पता है कि नॉलेज आपको बहुत है, नॉलेज आपको आता है, आपको चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों उसको अप्लाई कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है, ठीक है, एज अ टूल के फॉर्म में, दोस्तों ये चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से आप सिली मिस्टेक कर देते हैं दोस्तों, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता चल पाता है कि दोस्तों ये टॉपिक्स जो आपको दोस्तों ये भी पता होता है कि जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा है दोस्तों उसमें मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से प्रोग्राम के माध्यम से दोस्तों हम आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ सिखा। ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है दोस्तों कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य, ठीक है, अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है। मतलब कि डीपीएसपी के अंदर जितने भी चीजें यहाँ पे जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं, ठीक है, राज्य क्या कर सकता है, उनके ऊपर कानून बना सकता है दोस्तों। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है कि दोस्तों विधान के द्वारा क्या किया जाता है, इनको लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, विधान के द्वारा इनको लागू किया जाता है। या स्वतः लागू नहीं होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, स्वतः लागू हो जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें पता है कि अगर कोई भी राज्य है, कोई भी सरकार है, अगर कोई भी वेलफेयर में काम करना चाहेगी, कल्याणकारी काम करना चाहेगी, तो डीपीएसपी के अंदर जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं दोस्तों, इनके ऊपर उनको कानून लेके आना पड़ेगा, मतलब इनके ऊपर विधान बनाना पड़ेगा, लॉ मेकिंग बॉडी के माध्यम से उसको लॉ बना करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया और ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे करेक्ट कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, कर्टेल कर लिया जाता है बाय द आर्टिकल नंबर 359, ठीक है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे, काम करना है, वेलफेयर में काम करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया कि व्यक्तिगत कल्याण के बारे में बात किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, समुदाय के कल्याण के बारे में बात करता है, और यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है, व्यक्तिगत कल्याण के बारे में बात किया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको यहाँ से फंसा सकता है, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है उचित है, मतलब आप इनको यहाँ पे, ठीक है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 37, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 मतलब कि हाई कोर्ट में, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 32 का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आप इनको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता है कि इनका जो नेचर है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बात करता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यहाँ पे देखा था। दोस्तों ये किसके बारे में बात करता है कि लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, बड़ी महत्व के जो स्मारक हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या फिर जो वस्तुएं हैं, उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है एक चीज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी की बात रखी, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन फंसा देता है तो आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दिस इज वी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों जैसे कि लोगों ने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है दोस्तों, ठीक है, घटना चक्र खत्म कर रखी है, लूसेंट पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रखा है, लेकिन दोस्तों मोस्टली लोग से होता क्या है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सो दोस्तों ऐसा क्यों है और क्या है, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए ऐसी कौन सी टिप्स होती हैं, ऐसी कौन सा स्मार्ट वर्क होता है, ऐसा वे लोग ऐसा क्या करते हैं जिनका कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुकता है और हमेशा उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता रहता है। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दोस्तों हम आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, हर एक चीज़ का प्रूफ सहित बता रहे हैं आपको दोस्तों। आप दोस्तों इस चीज़ को करेंगे, मुझे नहीं पता दोस्तों आप कैसे पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, आप कैसी तैयारी करते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों अंडर माई गाइडेंस आप दोस्तों अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी कट ऑफ को 100% श्योरिटी के साथ दोस्तों क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब ये है कि दोस्तों आपको पता है कि तैयारी को कैसे बूस्ट करना है, तैयारी को कैसे बूम मारना है, ठीक है, और आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है दोस्तों, क्या होना है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। दोस्तों आप हमारे साथ सब कुछ सीख सकते हैं, आपको मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। सो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। दोस्तों है क्या कि क्वेश्चन क्या रखा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग एक कल्याणकारी राज्य है, क्या है, भारत के संविधान का, ठीक है, कौन सा भाग क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, एक कल्याणकारी क्या है, राज्य है, ठीक है, मतलब कि एक वेलफेयर स्टेट है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की गई है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे भी क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट है, भारत के संविधान के भाग 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से सही है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पार्ट 4 के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। हम अच्छे से जानते हैं कि डीपीएसपी होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। संविधान के भाग 4 में क्या है, संविधान के भाग 4 में दोस्तों यहाँ पे क्या है, संविधान के भाग 4 में दोस्तों यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, डीपीएसपी से रिलेटेड है दोस्तों। इनको एफिशिएंटली आंसर कैसे करना है दोस्तों, ये आंसर कैसे करेंगे, इसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा दोस्तों आपका डीपीएसपी का टॉपिक मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि विद इन 5 to 10 मिनट में यहाँ पे कैसे डीपीएसपी के पूरे टॉपिक को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ क्या है दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उस नॉलेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ा बहुत कुछ है दोस्तों, नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज द वन ऑफ द क्रूशियल थिंग्स, ठीक है।
सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों हमें पता है कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक की दोस्तों यहाँ पे इनका डिस्कस किया गया है। इनको दोस्तों आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है, उठाया गया है। ठीक है, डीपीएसपी के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि प्रेम्बल में भी क्या किया गया, डिफाइन किया गया दोस्तों। ठीक है, भारत की प्रस्तावना है उसमें भी उनको मेंशन किया गया है दोस्तों। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो भी बातें की गई हैं, क्या संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, क्या उसमें भी वो बातें मेंशन है? तो हाँ, बिल्कुल मेंशन है दोस्तों। इनको हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, है क्या यहाँ पे जो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, ये समुदाय की क्या करना चाहते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अपलिफ्ट करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी भी इंसान को सामाजिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, इनका संवर्धन करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो डीपीएसपी है दोस्तों किस नेचर के हैं। तो दोस्तों एक ये वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है, स्थापना करना है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मकसद है वो क्या करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है, स्थापना करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे और फैक्ट जान लेते हैं जरा। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की क्या करना है, स्थापना करना है। क्या करना है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दोस्तों ये टर्म्स आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि दोस्तों अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो फैक्ट के ऊपर का पूछ रहा है दोस्तों। अब वहाँ पे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेडी होना चाहिए कि यहाँ पे किस टाइप के स्टेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किस किस एरियाज को फोकस करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिकली और सोशली क्या करना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि गैर न्यायोचित है, इनका जो नेचर है, इनका बिहेवियर है वो कैसा है। ठीक है, गैर न्यायोचित है, मतलब आप उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 37 में दोस्तों ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि डीपीएसपी जो है, ठीक है, इनके जो आर्टिकल्स हैं या डीपीएसपी को दोस्तों किस किस आधार पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो नेचर है, पहला नेचर समाजवादी नेचर का है दोस्तों, दूसरा नेचर जो है वो गांधीवादी नेचर का है, और तीसरा जो है यहाँ पे इसका यहाँ पे उदार और बौद्धिक नेचर का है। ठीक है, तो दोस्तों समाजवादी कॉन्सेप्ट के कुछ आर्टिकल्स लिख रखे हैं, इनको यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। आर्टिकल नंबर 38 हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपने किसी भी व्यक्ति को सोशल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से, पॉलिटिकल रूप से उठाने की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 39 के जो क्लॉज है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आर्टिकल नंबर 39 दोस्तों कहता है कि कोई भी व्यक्ति है समाज का, उसको यहाँ पे एक लिवलीहुड होनी चाहिए, उसको जीविका उपार्जन के लिए यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहिए। ठीक है, भौतिक संसाधन समान रूप से क्या होनी चाहिए, वितरण होनी चाहिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या होना चाहिए, इक्वली डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, धन उत्पादन के संकेंद्रण को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, धन और उत्पादन का जो संकेंद्रण हो जाता है, मतलब कि जब पैसा कहीं जाकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उत्पाद जो होते हैं वो भी कहीं जाकर एक जगह इकट्ठा होने लग जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक मार्केट है दोस्तों उसको क्या करना है, रोकना है। ठीक है, समान कार्य के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या, दोस्तों समान कार्य के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। दोस्तों आप देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो जब जाके खेतों में काम करती हैं, उसी जगह पे अगर पुरुष कार्य कर रहा होता है तो उसकी दिहाड़ी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो महिला को जो वेजेस मिलता है वो क्या मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट की बात कही गई आर्टिकल नंबर 39 में। ठीक है दोस्तों, लेबर की हेल्थ के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 39, और चिल्ड्रन के जो बच्चे होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 39। इतनी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करता है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 39 के सब क्लॉज ए में क्या लिख रखा है कि विधिक निःशुल्क सहायता। ठीक है, लोगों को फ्री लीगल एड्स देना है। ठीक है, जो लोग हमें पता है कि हमारी जो जुडिशरी है बहुत ज़्यादा महंगी है, जो वकील की जो फीस होती है दैट इज टू मच कॉस्टली। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, लोगों को विधिक दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल नंबर 39 का के अनुसार क्या किया गया है, लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नंबर 41 दोस्तों, काम शिक्षा पाने का अधिकार। क्या काम पाने का अधिकार, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और यहाँ पर शिक्षा पाने का अधिकार भी यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 प्रसूति सहायता। ठीक है, प्रसूति सहायता मतलब क्या है कि जो भी वीमेंस होती है, जो भी प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उनको दोस्तों यहाँ पे क्या मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक है दोस्तों, जब इनकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बहुत क्लोज आती है तो दोस्तों उनको सभी विभाग क्या करते हैं, मैटरनिटी लीव देते हैं दोस्तों, उसकी पेमेंट काटनी नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, काम जो है दोस्तों, फिर आर्टिकल नंबर 42 कुछ बातें और मेंशन करता है, जो काम होना चाहिए इंसान का वो न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा काम लोगों को ना दिया जाए जो कि जोखिम भरा हो, या फिर कोई भी ऐसा काम उनसे ना करवाया जाए जो कि न्यायिक रूप से ठीक नहीं है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 ये बात करता है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 42 के कुछ और आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है, निर्वाह मजदूरी। ठीक है, लोगों को इतना कम से कम यहाँ पे वैगस होना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 दोस्तों क्या करते हैं, लोगों के पोषा स्तर और यहाँ पे क्या जीवन स्तर को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, लोगों की लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, लोगों की जो न्यूट्रिशन है उनको भी अच्छा करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 43 के सब क्लॉज काम क्या रखा है कि उद्योग के प्रबंधन, ठीक है, कर्मकारों की भाग लेना। ठीक है, उद्योग में ऐसा प्रबंधन होना चाहिए कि जो लेबर्स है उसमें पे क्या कर सके, वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ गांधीवादी, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गांधीवादी विचारधारा है यहाँ पे। ठीक है, गांधीवाद के कुछ सिद्धांत जो कि यहाँ पे डीपीएसपी में मेंशन किए गए। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, ग्राम स्वराज की बात करते हैं गांधी जी। ठीक है, गांवों को बढ़ाने के लेकर के बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 43 दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, कुटीर उद्योग होना चाहिए, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 के सब क्लॉज बा में रखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे सहकारिता समिति होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 46 का रखा है कि जो SC ST है या फिर जो समाज के वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से क्या है यहाँ पे पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनको दोस्तों क्या करना है, शैक्षणिक रूप से और फाइनेंशियली क्या करना है दोस्तों, उनको उनके संवर्धन करना है, उनको यहाँ पे अपलिफ्ट करना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 का रखा है कि पशुपालन का संगठन करना है। ठीक है, और जितने भी ये बलियाँ दी जाती हैं दोस्तों उनके ऊपर यहाँ पे क्या कर रखा है, बैन करने की बात किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि जो नशीली दवाएं हैं, ठीक है, जो मादक पदार्थ हैं, ठीक है, जो मदिरा हो गया, ड्रग्स हो गया दोस्तों, उनको क्या करे, सरकार यहाँ पे बैन करे। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार को जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो यहीं से होता है। ठीक है,
तो कहना का कुछ है। तो दोस्तों हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखेंगे उदारता के बारे में बात की है, तो उदारवादी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उदारवादी सिद्धांत में आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 दोस्तों किसके बारे में बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबको क्या मिलना चाहिए? सबके वीमेंस को, सबके चिल्ड्रंस को, सबके मेंस को दोस्तों इक्वली यहाँ पे क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे लोगों के जो रिलीजन रूल्स हैं दोस्तों उनको यहाँ पे नजरअंदाज करते हुए दोस्तों यहाँ पे देश के कानून को यहाँ पे सर्वोपरि बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 क्या करता है? आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि जो 14 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? फ्री एजुकेशन देना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 के सब क्लॉज ए में रखा है कि जो पर्यावरण है के लोग हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 48 के सब क्लॉज ए में रखा है कि पर्यावरण संरक्षण करना है। ठीक है, वन्य जीवों का क्या करना है? संरक्षण करना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 49 में क्या कर रखा है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या फिर जो वस्तुएं हैं उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है एक चीज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी की बात रखी वो फंडामेंटल ड्यूटीज में दे रखी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन फंसा देता है तो आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या रखा है कि आर्टिकल नंबर 50 क्या रखा है कि जुडिशरी और कार्यपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जुडिशरी जो है वो देश के 4 महत्वपूर्ण पिलर में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्यपालिका जो कि सरकार होती है, तो सरकार अगर कोई भी क्राइम करेगी, कुछ भी करेगा तो दोस्तों जुडिशरी को उसका एग्जामिन करना होता है दोस्तों, और चोर चोर मुसेरे भाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जुडिशरी को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है किससे? कार्यपालिका से। ठीक है, कि जुडिशरी हमेशा कार्यपालिका के ऊपर नजर रखेगी। ठीक है, दोस्तों जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से इनके सभी चीजों को एग्जामिन करेगी। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 51 क्या रखा है कि आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या करना है? शांति बना के रखना है, मतलब कि तो दोस्तों आपने देखा कि आपने यहाँ पे कुछ ही देर में पूरा यहाँ पे डीपीएसपी क्या कर लिया? रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, और जो फैक्ट आपके छूट रहे होंगे, ठीक है, वो भी सारी चीजें हो गए हैं। तो डीपीएसपी के बारे में कुछ और जानने वाली चीजें हैं, तो चलिए उनको जान लेते हैं। तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 21 सब क्लॉज ए को जोड़ा गया है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल नंबर जो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि संविधान का संशोधन है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो कि सन 2002 में होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 में क्या कर दिया? कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया? इसको यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया कि 6 साल की कम उम्र के बच्चे होंगे तो उनको यहाँ पे क्या मिलेगा? निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, उसको क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना दिया, जो कि आर्टिकल नंबर 21 के सब क्लॉज ए में मेंशन किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या कर दिया गया? यहाँ पे जोड़ दिया गया। ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 43 बी में यहाँ पे क्या है? मेंशन किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सहकारी समिति के बारे में बात कर लिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से होता क्या है कि राज्य, ठीक है, राज्य दोस्तों क्या करेगा? लोगों के लिए दोस्तों उनकी आय की व्यवस्था करेगा, उनकी प्रतिष्ठा को व्यवस्था करेगा, और दोस्तों उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं उनके अवसर क्या करेगा दोस्तों? उनको प्रदान करेंगे, मतलब उनको इक्वल किया जाएगा। ठीक है, लोगों की आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर को क्या किया जाएगा? इक्वल किया जाएगा। उसमें राज्य किसी प्रकार का भेदभाव या फिर असमानता नहीं करेगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज जोड़ी गई दोस्तों। आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया कि बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर के बारे में बात किया गया। ठीक है, कि उनका जो बच्चों की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, उसकी अपॉर्चुनिटी बच्चों को यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 39 के सब क्लॉज ए में रखा है कि फ्री लीगल एड्स, ठीक है, हमने बताया था निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 के सब क्लॉज ए में क्या रखा है कि श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना है। ठीक है, जो भी कोई भी इंडस्ट्री होगा, उद्योग होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई फैक्ट्री होगी, वहाँ पे श्रमिकों की भागीदारी को क्या करना है? यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उनको सुरक्षित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 48 के सब क्लॉज ए दोस्तों, ये तीनों ही सो मेरे प्यारे साथियों जो चारों चीजें जोड़ी गई हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 48 के सब क्लॉज ए में कहा गया कि जंगल, ठीक है, जंगल में वो जो वन्य जीव होते हैं उनकी क्या करना है? रक्षा करना है, और यहाँ पे क्या करना है? पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें और जानने वाली हैं, तो चलिए एक बार उनको भी समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का अगर हम तुलनात्मक रूप से अगर यहाँ पे अध्ययन करें, ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे चेक करके देख लें कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कहाँ पे सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो दोस्तों डीपीएसपी का जो आर्टिकल नंबर यहाँ पे 36 है, ठीक है, और जो फंडामेंटल का आर्टिकल नंबर यहाँ पे कौन सा है? 12 है। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं? सेम बातें करते हैं। ठीक है, मतलब ये भी राज्य के बारे में बताता है और ये भी राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हम लोग डीपीएसपी का हम लोग नेचर देखेंगे तो सकारात्मक है, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का नेचर जो है कैसा है? नकारात्मक है। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पे क्या है? गैर न्यायोचित है, मतलब आप गैर न्यायोचित है, मतलब आप इनको यहाँ पे, ठीक है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 37, ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं? कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 मतलब कि हाई कोर्ट में, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32 का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आप इनको क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि इनका जो नेचर है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बात करता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यहाँ पे देखा था। दोस्तों ये किसके बारे में बात करता है कि लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या रहे? बनी रहे। ठीक है, दोस्तों डीपीएसपी जो अपने काम करता है वो नैतिक रूप से देख करके करता है और राजनीतिक रूप से करता है, मतलब डीपीएसपी के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं वो पॉलिटिकली किए जाते हैं। दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इसमें क्या किया गया? कानूनी रूप से क्या किया गया? इनको यहाँ पे मान्यता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, डीपीएसपी का काम क्या है? यहाँ पे कल्याणकारी काम करना है, वेलफेयर में काम करना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया कि व्यक्तिगत कल्याण के बारे में बात किया गया। यहाँ पे क्या किया गया? समुदाय के कल्याण के बारे में बात करता है, और यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है? व्यक्तिगत कल्याण के बारे में बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको यहाँ से फंसा सकता है। ठीक है, तो आपको
फंसना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ठीक है, ये विधान के द्वारा, ठीक है, इनको लागू किया जाता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन आप पैदा हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स उस दिन से आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, सिंस बर्थ टू डेथ, ठीक है। अब यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे इतनी चीज़ें देखी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, कर्टेल कर लिया जाता है बाय द आर्टिकल नंबर 359, ठीक है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ड्यूरिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं जब कोई आंतरिक या फिर कोई बाह्य कलह चल रही हो, ठीक है। दोस्तों ऊपर अल्लाह ना करे कि कहीं हमें लड़ाई या किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़े, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि युद्ध जो होता है वो हमेशा नुकसान दिखाता है, हमेशा नुकसान पैदा कर देता है, ठीक है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से दोस्तों लोगों को क्या करता है, डैमेज ही करता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इंटरनल या किसी एक्सटर्नल कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोस्तों प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे कर्टेल कर सकते हैं या फिर इनको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें कि जो आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑटोमेटिकली, ये क्या होता है, अपने मन से स्वतः ही क्या हो जाता है, ठीक है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 20 है, ठीक है, और ये 21 है, ठीक है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 क्या किया जाता है, कभी भी यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे इतने सारे फैक्टर समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 4 में, ठीक है, अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है। दोस्तों कह रखा है कि पहला ऑप्शन कह रखा है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ठीक है। दोस्तों ऐसा अभी हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 37 में ये चीज़ मेंशन कर रखी है, ठीक है, कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्या कोर्ट में चैलेंज इसको नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अब अगर ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया है, ठीक, 1 गलत हो गया, तो 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे चांसेस कहाँ बनने हैं, 2 में बनने हैं और कहाँ बनने हैं, 3 में बनने हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है, सही बात कहा गया है, ठीक है। आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं और न्यायालय इसको क्या कर सकता है, इसको फॉलो भी नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है दोस्तों कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य, ठीक है, अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है। मतलब कि डीपीएसपी के अंदर जितने भी चीजें यहाँ पे जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं, ठीक है, राज्य क्या कर सकता है, उनके ऊपर कानून बना सकता है। दोस्तों अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है कि दोस्तों विधान के द्वारा क्या किया जाता है, इनको लागू किया जाता है, क्या किया जाता है, विधान के द्वारा इनको लागू किया जाता है। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, स्वतः लागू हो जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें पता है कि अगर कोई भी राज्य है, कोई भी सरकार है, अगर कोई भी वेलफेयर में काम करना चाहेगी, कल्याणकारी काम करना चाहेगी, तो डीपीएसपी के अंदर जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं दोस्तों, इनके ऊपर उनको कानून लेके आना पड़ेगा, मतलब इनके ऊपर विधान बनाना पड़ेगा, लॉ मेकिंग बॉडी के माध्यम से उसको लॉ बना करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया और ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों हमने पिछली नॉलेज से इस क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने पिछली नॉलेज से इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया है और दोस्तों जो भी चीज़ आपकी तैयार थी या दोस्तों कोई भी चीज़ आपकी छूट रही थी तो यहाँ पे वो भी रेडी हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो दोस्तों हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि जो डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है दोस्तों, ये कैसे बात करता है, एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो गए दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे चीजें थी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हल्की बुद्धि के लोग करेंगे तो इसको गलत कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि हमें पता है कि नॉलेज आपको बहुत है, नॉलेज आपको आता है, आपको चीजें हैं, लेकिन दोस्तों उसको अप्लाई कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है, ठीक है, एज अ टूल के फॉर्म में दोस्तों ये चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से आप सिली मिस्टेक कर देते हैं दोस्तों, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता चल पाता है कि दोस्तों ये टॉपिक्स जो आपको दोस्तों ये भी पता होता है कि जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा है दोस्तों उसमें मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से प्रोग्राम के माध्यम से दोस्तों हम आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ सिखा भी रहे हैं दोस्तों। साथियों हम लोग ये एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे पेड ग्रुप करके यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जिसकी दोस्तों मंथली फीस कितनी है, 150 रुपये है दोस्तों। पेपर तक की जो हमारा समय है दोस्तों वो 3 महीने का समय है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 500 रुपये उसका क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके माध्यम से दोस्तों हम आपको यहाँ क्या करा रहे हैं, 100 क्वेश्चन का रेगुलर क्या होता है यहाँ पे रेगुलर, ठीक है, क्विज कराया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, रेगुलर क्विज कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे घटना चक्र का जितना भी आपको PDF है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला या फिर दोस्तों आपके बने भी होंगे तो उतने सफिशिएंट नहीं होंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक पहलू को टच किया है दोस्तों, हर एक टॉपिक को, तो यहाँ पे कुछ पन्ने में उतार करके लाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको सारी घटना चक्र के यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं दोस्तों। और जो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं दोस्तों, वो कितना होता है, 15 से 20 मिनट का होता है दोस्तों। इस 15 से 20 मिनट में दोस्तों आपने देखना कितनी हॉलिस्टिकली यहाँ पे कितनी चीज़ों को कितनी हॉलिस्टिकली दोस्तों किसी भी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक वीडियो के माध्यम से 10 से 15 मिनट में यहाँ पे एक 2 चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये भी कर रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे हमें पता है कि जो करंट अफेयर है दोस्तों, अब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कि हमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। दोस्तों करंट अफेयर को भी दोस्तों यहाँ पे हम आपको यहाँ पे चीज़ें सारी प्रोवाइड करा रहे हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, जो पेड ग्रुप है दोस्तों बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 18 दिन में, ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप ऑलमोस्ट 4 तारीख के आसपास के चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट 300 लोगों ने क्या कर लिया है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों ये ग्रुप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 500 रुपये में आपको घटना चक्र की कोई एक किताब नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री के लेने चले जाते हैं तो 590 रुपये की प्राइस की मिलेगी। और आपको देखो यहाँ पे, और मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे 500 रुपये में सारे घटना चक्र के नोट्स तो मिल ही रहे हैं, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे रेगुलर 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि PYQs हैं। ठीक है, और पेपर तक की दोस्तों 90 दिन में ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे 8 से 9,000 क्वेश्चन क्या कर लेंगे, हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, जो PYQs हैं, ठीक है, जो आयोग के द्वारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके दोस्तों 30 साल का 30 ईयर का यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, विद PDF क्या कर रहे हैं, PDF के साथ में दोस्तों इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों जो प्रोग्राम चला रहे हैं बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों ने दोस्तों इसको ज्वाइन किया है दोस्तों, वो लोग बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे ऑलरेडी वो वर्किंग है दोस्तों, उन लोगों ने इनको ज्वाइन किया है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों सच में आपने खुद देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन काम चल रहा है। ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों, आप आएँ और आपको लगेगा कि आपने 500 रुपये में ऑलमोस्ट 5,000 रुपये से ज़्यादा की कंटेंट यहाँ पे ले लिया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होगा, आपको अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कराई जाएगी जो आपको बोरिंग कर दे, आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग ना लगे दोस्तों। यहाँ पे आपको एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक, जो कि 15 से 20 मिनट लगेगा। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।